Guys, we are going to discuss laws of chemical combination in today's session. But ये पार्ट हम लोगों ने अभी क्यों स्टार्ट किया? मोल कॉन्सेप्ट में भी ये पार्ट आफ्टर सम डेफिनेशंस ऑफ बेसिक टर्म्स, यानी कि फिजिकल फंडामेंटल यूनिट जो 7 टाइप के हैं जो हम लोगों ने पहले लिए थे, उसके बाद ही तुरंत ये टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके तुरंत बाद ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये टॉपिक है किसमें? स्टेट बोर्ड की बुक में या एनसीईआरटी के बुक में। लेकिन हम लोग बाद में क्यों ले रहे हैं? व्हाई वी हैव टेकन सो मच टाइम? आफ्टर स्टडिंग ऑल द मोल कांसेप्ट वी आर डिस्कसिंग दीज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप लोगों ने क्या देखा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप लोगों ने क्या देखा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो कोएफिशिएंट रिएक्ट होते हैं, मतलब रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट है एक दूसरे रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट है, बनने वाले प्रोडक्ट्स के जो कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट एक्चुअली दे आर नथिंग बट they are considered as moles of that particular substance. Yes or no? For example, 2 moles of metal M are reacting with 1 mole of O2. तो इसका मतलब क्या है? जो रिएक्शन सपोज ऐसा है, 2M plus O2 is giving us twice of MO. तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? ये बैलेंस इक्वेशन है, समझो, मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का। इसमें 2 क्या है? कोएफिशिएंट है किसका? M इस मेटल का। तो इस 2 को ही हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? मोल्स ऑफ मेटल M टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। O2 ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये 2 सबस्क्रिप्ट नहीं है, ये 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ही पार्ट है जो इंडिकेट करता है एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम से बना हुआ है, वो एटॉमिसिटी इंडिकेट कर रहा है 2। पहले ऑक्सीजन इस सिंबल के पहले कुछ डिजिट नहीं है, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वी हैव टेकन इन द रिएक्शन, 2 टाइम्स बन रहा है MO, मतलब 2 मोल्स ऑफ MO आर गेटिंग फॉर्म। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में किसके? हर एक सब्सटेंस के, इन कोएफिशिएंट को एज अ मोल ही कंसीडर किया जाता है। और ये हम लोगों को पता चला, एंड मोल इज क्वांटिटी के बारे में हम लोगों को पता चला। कब पता चला? हम लोगों को पता चला जब हम लोगों ने सब देखा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखा, स्टोइचियोमेट्री के प्रॉब्लम्स देखे, एंड क्या देखा? हम लोगों ने मोल्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस देखे, तब जाके हम लोगों को ये सब चीजें पता चली है। यस और नो? तो अब हम लोग लायबल है क्या डिस्कस करने के लिए? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करने के लिए। नाउ वी आर रेडी, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सेपरेटली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। हैव यू गॉट दिस? समझा सबको मैं अब क्यों पढ़ा रहा हूँ? समझा सबको अब क्यों पढ़ा रहा हूँ? नाउ वी आर रेडी, इसीलिए अभी पढ़ा रहा हूँ। गाइस समझ में आया सबको व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सबको समझा हो कि हम लोग अब क्यों पढ़ रहे हैं? गाइस हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आया हम लोग अब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीजें अब पता है, मोल कांसेप्ट डिटेल में पता है, स्टोइचियोमेट्री यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को पता है। हम लोग जो भी अमाउंट हम लोगों को दी जाए, चाहे वो सब्सटेंस का वॉल्यूम हो, चाहे वो सब्सटेंस का मास हो, चाहे सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, उन सबको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मोल को मास में, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो रिलेशन हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग अब रेडी है क्या डिस्कस करने के लिए? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट डिस्कस करने के लिए। सो शैल आई स्टार्ट गाइस? शैल आई स्टार्ट? Yes, यस सर। सबको समझा ना क्यों आप पढ़ रहे हैं? तो आज का सेशन एंड आज से आगे 2-3 सेशन जो है, दोज आर गोइंग टू बिलोंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो सभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए होंगे। तो पहले तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है ये बताऊंगा आज के सेशन में। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपके स्टेट बोर्ड के बुक में है या एनसीईआरटी के बुक में है, सभी कंपाइल करेंगे, सबके नाम लिख लेंगे। स्टेट बोर्ड वालों को क्या प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी वालों को तो सभी प्रिपेयर करना है। तो क्या प्रिपेयर करना है स्टेट बोर्ड वालों को, क्या प्रिपेयर करना है एनसीईआरटी वालों को, वो पहले देखेंगे एंड फिर लॉज की तरफ जाएंगे। तो क्या है लॉज भाई? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें से एक लॉ का सहारा लेके ही हम लोगों ने, इसमें से एक लॉ का सहारा लेके ही हम लोगों ने क्या किया था? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन ये टॉपिक देखा था। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज है उसमें से एक लॉ के ऊपर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड है, उसी के बेसिस पे
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन किया जाता है। तो वो लॉ तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, सम ऑफ यू माइट बी नोइंग। कौन सा वो लॉ, कौन सा लॉ जिसके बेसिस पे हम लोगों ने बैलेंसिंग किया था? ठीक है, वो लॉज बाद में बता दो मुझे। श्रेयस तेरा माइक बंद कर दे भाई, श्रेयस उपाध्याय प्लीज पुट योर माइक ऑफ। ओके ठीक है, तो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, व्हेन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये जो कन्वर्जन है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन जाना या प्रोडक्ट्स बन जाना, ये यूं ही नहीं होता है। कितना भी रिएक्टेंट आया, कैसे भी रिएक्ट हुआ, कितने भी प्रोडक्ट कैसे भी प्रोडक्ट बन गए, ऐसा नहीं होता है। जब भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, या ये कह लो कि रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट्स में होता है, जब ऐसा होता है तो बेसिकली क्या होता है? जब ऐसा होता है तो बेसिकली कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। सच केमिकल चेंजेस आर गवर्न बाय मतलब होते हैं, गवर्न बाय सर्टन रूल्स। अब गवर्न बाय सर्टन रूल का मतलब क्या है? दे टेक प्लेस बाय फॉलोइंग सम रूल्स, सम रूल फॉलो करके ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सम अनरिटन रूल्स कह लो, या जो रूल्स अब डॉक्यूमेंटेड है, जो रूल्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग, सम स्पेसिफिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं हमेशा किसी भी केमिकल चेंज में। तो वो जो सर्टन रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल चेंज होता है, एनी केमिकल चेंज दैट हैपेंस through certain rules, yeah, any chemical change which is governed by certain rules, like किसी भी रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होना, ये जो प्रोसीजर है, ये जो केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज जिन सर्टन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, उन्हीं रूल्स को कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो इन शॉर्ट ये कुछ रूल्स ही है जिनके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन हैपन होता है, ऐसे कुछ रूल्स को ही कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्हीं को कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चले ये सब लॉज? उन्होंने ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट किए, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उनको पता चला, अरे यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन फॉलो हो रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में। तो उस रिलेशन को ही उन्होंने रूल का यानी कि लॉ का नाम दे दिया। ठीक है, सो ये सब एक्सपेरिमेंटली डॉक्यूमेंटेड है। तो अब किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं तो ये ऑलरेडी वेल नोन है। तो हम लोगों को तो सिर्फ क्या करना है, उन लॉज को क्या करना है, डिस्कस करना है। साइंटिस्ट लोगों ने उनके केस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उन सभी एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो है ये रूल्स। तो सभी एक्सपेरिमेंट उस टाइम जो हुए थे पर्टिकुलर लॉ को डिटरमाइन करते वक्त, पर्टिकुलर लॉ को स्टेट करते वक्त, जितने भी एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किए थे वो सभी लेना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लॉ स्टडी करेंगे एंड बाद में उसके प्रूफ में एक एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है ना? सभी तो जब ये लॉ स्टेट हुआ था एंशिएंट टाइम में, जब भी किसी साइंटिस्ट ने ये लॉ स्टेट किया था उस वक्त उसने तो एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, एन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर एन नंबर ऑफ रिएक्शंस उसने स्टडी की होंगी, वो सभी देखना हाईली इम्पॉसिबल है। तो उसने तो एक्सपेरिमेंट करके ही स्टेट किया है ना। तो हम तो उसके बाद की जनरेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉज का स्टेटमेंट स्टडी करेंगे एंड उसके प्रूफ के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सभी एग्जांपल उस टाइम के देखना हाईली इम्पॉसिबल है। करेक्ट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है ना, एक्सपेरिमेंटल है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं और उस एग्जांपल से लॉ का स्टेटमेंट प्रूव हो जाए तो समझ लेना कि लॉ करेक्ट है। यस और नो? यस और नो गाइस? स्वराज बोल दे यस और नो। यस सर। ये समझ में आ रहा है यस सबको? सर। आई एम आस्किंग एवरीवन, जो भी मैंने अभी बताया ये सबको समझ में आया? गौरव, यस सर। आदित्य, यस सर। दिशा, वैभवी, यस सर। दिशा, Yes, वैभवी, sir. सानिका, सानिका इज देयर और नॉट?
सानिका समझ में आया? सार्थक, स्वस्तिक, श्रेयस, समझा कि नहीं? यस सर। ओके। यस सर। वेदांत समझ में आया कि नहीं? यस सर। श्रेयस उपाधि है, दूसरा श्रेयस किधर गया? श्रेयस पादिल किधर गया? सो गया। ठीक है। सो अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से डिस्कस करने हम लोगों को? सबसे फेवरेट लॉज है, हम लोगों के पुरखों ने भी स्टडी किया था, हम लोग भी वही कर रहे हैं, एंशियंट टाइम से आ रहा है, एंशियंट टाइम से। बता दो उसी के ऊपर, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया था। कौन सा लॉ? उसी टाइम मैंने बताया था कि ये लॉ डिटेल में अब नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वही उसी टाइम मैंने आपको प्रूव करके दिया था वो लॉ, शायद याद हो तो। किसको याद है रे? किसको याद है? जो बताएगा ऑफलाइन शुरू होते उसको चॉकलेट दे दूंगा, कैट भी दे दूंगा। चलो, अरे है कि नहीं यार? उसी टाइम देखा था रे, कम से कम 10 दिन पहले देखा होगा, 10-15 दिन। फटाफट बोलो वो जो लॉ जिसके बेसिस पे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया है, जो स्टोइचियोमेट्री का बेस है। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, दैट्स इट। दिशा, ये करेक्ट है। और दूसरा कौन बोला? सर स्वस्तिक। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाकियों को समझ में आया कि हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था? यस और नो? देखा था कि नहीं? बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन में। डू यू रिमेम्बर गाइस कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। नींद से जगे नहीं होगी अभी? गाइस अपने पास में घर वालों को बिठाते जाओ। अगर क्लास में लेक्चर में नींद आ गई ना, वो क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, चिमटा वगैरह ले लेंगे, नहीं क्या? तो नींद से जग जाओगे। अरे 7:37, इनफैक्ट इट इज 8 o'clock। तो आंसर करो रे भाई फटाफट। सबको पता है ना कि हम लोगों ने पहला लॉ वही देखा था, व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस और नो? सबको याद है? जो न्यू कमर्स है उनको पता नहीं होगा ऑब्वियसली, वेदांत वगैरह को नहीं पता होगा, लेकिन या फिर किसको, वैभवी को नहीं पता होगा, सानिका भी नहीं थी, सानिका को नहीं पता होगा, कुशल को नहीं पता होगा, लेकिन जो भी है बाकी के सबको पता है ना? यस और नो? हाँ सर। तो बोलने को क्या होगा रे? पहला लॉ वही है, कौन सा? एंशिएंट टाइम से आने वाला, कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने बताया ये बता दूंगा, लेकिन किसने बताया ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री नॉट बायोलॉजी। तो किसने क्या बताया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज नेम रिएक्शन। अगर वो नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ही नाम याद रखना है, क्योंकि नाम से जुड़ा हुआ होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड रिएजेंट। तो ऑर्गेनिक में थोड़ा सा नाम वगैरह याद रखने की जरूरत है, फिजिकल केमिस्ट्री में नाम वगैरह मत याद रखो। लॉ का नाम ही हो कुछ ऐसा साइंटिस्ट के नाम पे तो ही याद रखना है, बाकी केसेस में नाम वगैरह याद रखना ये अपना काम नहीं है, जैसे कि बायोलॉजी। ठीक है, सो डोंट बॉदर अबाउट नेम्स ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड और हु स्टेटेड द लॉज। ठीक है, जस्ट डू रिमेंबर द स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये पहली चीज है। दूसरा, लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रपोर्शन और कंपोजिशन, ये दूसरा लॉ है। डेफिनेट प्रोपोर्शन कहो या डेफिनेट कंपोजिशन कहो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहो या कांस्टेंट कंपोजिशन कहो, चार अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कभी कभी आपको सिंपली कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कभी कभी कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, कभी कभी कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कभी कभी कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो डेफिनेट को अल्टरनेटिव वर्ड कांस्टेंट यूज किया जाता है, प्रोपोर्शन को अल्टरनेट वर्ड कंपोजिशन यूज किया जाता है। चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी कि इस लॉ के चार अलग अलग नाम बन सकते हैं। आपको याद रखना है कि डेफिनेट की जगह पे कांस्टेंट भी आ सकता है कभी कभी, एंड प्रोपोर्शन की जगह पे कंपोजिशन वर्ड भी यूज किया जा सकता है।
सो ये सेकेंड लॉ है। थर्ड सुना होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, ये है। और एक फोर्थ जो है वो है गाय-ल्यूसैक्स लॉ। गाय-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। एंड जो पांचवा लॉ है वो है गाय-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। एंड जो पांचवा लॉ है वो आपके स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों को मैं बता दूं कि इन लॉज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपके स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं है। जैसे मोलरिटी वगैरह की न्यूमेरिकल्स नहीं है ना, वैसे इन लॉज के ऊपर बेस्ड क्या न्यूमेरिकल्स भी आपके बुक में नहीं है। लेकिन इन लॉज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जेईई एंड नीट में, इसीलिए हम लोग ये लॉ डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लॉ जो है, जो मैं अब लिख के देने जा रहा हूँ, वो लॉ तो आपके स्टेट बोर्ड की बुक में है ही नहीं। आपके स्टेट बोर्ड की बुक में ये चारों है, ये चारों तो एनसीईआरटी के बुक में भी है। पांचवा जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के सिलेबस में आपको मिलेगा, या फिर आपको ये जो पांचवा लॉ है वो आपको कब मिलेगा? ये पांचवा लॉ आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? ये पांचवा लॉ आपको मिलेगा, ये पांचवा लॉ किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में, किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में। चाहे तो मैं दिखा देता हूँ कैसा स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हो सकता है। नाम पढ़ो जरा, नाम पढ़ो जरा। ऐसे बुक आपको लाना है पूरे 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, ऐसा एक हाथ बुक आपको लाना है। इसकी जगह पे मॉडर्न्स एबीसी लाए तो भी चलेगा, इसकी जगह पे मॉडर्न्स एबीसी लाए तो भी चलेगा। दिख रहा है बुक का नाम? बुक का नाम दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, यस सर। तो आइदर सिंगेज का लाओ या फिर एज अ बिगिनर मॉडर्न्स एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न्स एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, ये बुक ला। इसके लिए फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, सभी एक बड़ा बुक मिलेगा या 2 पार्ट्स में मिलेगा, वो लेके आओ एज अ बिगिनर। उसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन वेरी फाइन डिटेल दिया है। सो आप लोग कोप अप कर पाओगे उससे भी, एंड वो पढ़ के आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इफ यू आर रीडिंग इट केयरफुली। ठीक है, इसमें तो होने ही वाला है, लेकिन आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक परचेस करो। और बुक इसलिए भी परचेस करने होते हैं कि आपको पता चलता है कि आपका टीचर जो पढ़ा रहा है वो एक्चुअल सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं, एंड सिलेबस का ऑलमोस्ट 70% 80% पार्ट वो वहां पे कवर कर रहा है कि नहीं। सो टू कीप योर टीचर ऑन टोज, डू परचेस अ बुक। ठीक है, आजकल पढ़ने के लिए बुक मत लाओ, टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है कि नहीं एटलीस्ट ये टैली करने के लिए तो बुक लाओ। ठीक है, तो पांचवा लॉ कौन सा है? पांचवा लॉ है, फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ क्या? मल्टीपल, मल्टीपल प्रोपोर्शन तो हो गया, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये लॉ है। ये आपको सिर्फ एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द लॉज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। समझ में आ गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कौन से लॉज हम लोगों को स्टडी करने हैं, उसमें से कौन से सिर्फ स्टेट बोर्ड की बुक में है, एनसीईआरटी में तो सभी है। हैव यू गॉट दिस? सबको समझा गाइस? सबको समझा गाइस? सबको यस समझा? सर। यस सर। कर लो स्क्रीनशॉट गाइस, कर लो स्क्रीनशॉट फटाक से, स्क्रीनशॉट करो। हो गया? हो गया। हाँ, तो स्क्रीनशॉट अगर हो गया है तो अब हम लोग पहले ही लॉ की तरफ चलते हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल थ्रू पहला लॉ समझेंगे, फिर लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, चला रब दिस कर दू, रब कर दू? यस सर। ओके, शामवी समझा ना तुझे? शामवी, वैभवी, दिशा, यस सर। सानिका? यस सर। ओके, संस्कृति, आर यू गेटिंग मी समथिंग? संस्कृति, आज तेरा पहला डे है, कुछ समझ में आ रहा है? होप सो संस्कृति, यू आर गेटिंग समथिंग एटलीस्ट।
Yes, sir. तो ये रब कर देते हैं एंड पहली लॉ की तरफ चलते हैं। किसी को याद है उस दिन मैंने कौन सा सिंपल एग्जांपल लेके आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब समझाया था? कौन सा? वो फेमस एग्जांपल जो हम लोगों के बॉडी के अंदर होता है, लेकिन उसका एक सिंप्लीफाइड पार्ट रेस्पिरेशन में हम लोग जो करते हैं। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? क्या छोड़ते हैं बाहर? रेस्पिरेशन में हम लोग क्या बाहर छोड़ते हैं? फटाफट बोलो। CO2। CO2। CO2 ना? सच में? तो CO2 आया कहां से भाई? बॉडी के अंदर कार्बन तो होना चाहिए। रेस्पिरेशन करते वक्त हम लोगों ने इनहेल कर लिया O2, तो O2 तो है ही, बाहर से लिया हुआ O2, लंग्स के थ्रू O2 हम लोगों ने सेल में पास आउट कर दिया। लेकिन CO2 बनने के लिए सिर्फ O2 तो नहीं चाहिए, कार्बन भी चाहिए ना। तो कार्बन कहां से आया बॉडी के अंदर? कौन बोलेगा? डे टू डे लाइफ में बहुत बार आप लोगों ने ये सब किया है, सुना है, बायोलॉजी में तो n नंबर ऑफ टाइम्स। फटाफट बोलो। अरे 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 अरे, बोलते ही नहीं बच्चे कुछ। कसं होणार रे असं केल्यावर? ठीक है, नहीं पता? अरे ग्लूकोज खाते हो कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट आपका डाइट तो कार्ब ही होता है ना? यू डू कार्ब डाइट ना? यस और नो? वी ऑल डू इनफैक्ट। यस और नो? इनफैक्ट हम लोग कार्ब डाइट ही लेते हैं ना? यस और नो? Yes, sir। उससे ग्लूकोज ही मिलता है ना? ग्लूकोज का फॉर्मूला तो n नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों ने पढ़ा है। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला? बताओ फटाफट बोलो। C6H12O6। हाँ, C6H12O6। वहां पे C6 मतलब क्या? 6 कार्बन के एटम से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो, तो वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी के अंदर CO2 बना देता है, बराबर ना? तो बेसिकली ग्लूकोज में से कार्बन ही CO2 में कन्वर्ट हुआ होगा। यस और नो? सो प्लांट्स जो करते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इसके अलग करते हैं फोटोसिंथेसिस में। जो हम लोग रेस्पिरेशन में करते हैं उसके अपोजिट ही प्लांट्स करते हैं, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स CO2 यूज करते हैं और हम लोग CO2 छोड़ते हैं। सो इन समवॉट क्या के प्रैक्टिकल मीन्स में देखा जाए तो हम लोग रिवर्स ही करते हैं। तो वही रिएक्शन लेके मैंने आपको समझाया था कि अगर आप लोग बैलेंस रिएक्शन देखो, किसका? कार्बन के, किसका? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन, यानी कि रिएक्शन का नाम बोलो। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो तो क्या कहते हैं हम लोग उस रिएक्शन को? ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन इज अनदर वे। रेडॉक्स के टर्म्स में ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो किसी के भी, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? फटाफट बोलो। अरे बहुत बार देखा ना हम लोगों ने, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन इज द वे ऑफ टेलिंग द नेम ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किसी के भी मतलब क्या? कंबशन ना? हाँ सर। कंबशन में तो वही होता है ना? यस और नो? फिजिकली स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, रेडॉक्स वे छोड़ दो, लेकिन ऑक्सीजन के साथ किसी को कंबाइन किया मतलब उसका कंबशन ही हुआ ना, जस्ट लाइक अ फ्यूल। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो हम लोगों ने कहा था कि कंबशन ऑफ कार्बन is given by बैलेंस इक्वेशन। क्या है बैलेंस इक्वेशन कंबशन के लिए भाई? कौन बताएगा? C सॉलिड प्लस O2 गैस, कंप्लीट कंबशन हो गया तो CO2 ही प्रोडक्ट बनेगा ना? यस और नो? दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यस और नो? एवरीवन नोज दिस? एवरीवन नोज दिस? एवरीवन नोज दिस? यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यस और नो? आया ना? कोई गलत लिखा क्या मैंने? अरे करेक्ट है क्या? यस और नो? Yes, तो sir. आपने बताओ कि कोएफिशिएंट कितना है कार्बन का? बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कार्बन का कोएफिशिएंट कितना है? कोई डिजिट है, कोई नंबर है कार्बन के पहले?
है कि नहीं कोई नंबर? हाँ या ना? कार्बन के पहले कोई नंबर लिखा है क्या मैंने? 1 2 3 4, यस और नो? नो सर। तो नहीं है मतलब एक ही बार कार्बन है, मतलब कार्बन का कोएफिशिएंट 1। तो क्या लिखूंगा नीचे में? मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज देयर इन द रिएक्शन। O2 ये तो सिंबल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। O2 के पहले, इस सिंबल के पहले कोई नंबर है क्या? नहीं है, मतलब इसका भी कितना है? 1 मोल ऑफ O2। लेकिन कार्बन एटॉमिक स्टेट में है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में? एंड O2 एटॉमिक स्टेट में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में? बता दो। कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ एटम ना, तो हम लोग मानेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का है, कार्बन के एटम्स का 1 मोल है। O2 मॉलिक्यूल है ना, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे 1 मोल ऑफ O2 है, लेकिन किसका? मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स का। बना क्या? 1 मोल ऑफ CO2। ये कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये मॉलिक्यूल ही है। तो हम लोगों को पता चल गया कोएफिशिएंट से कि किसका कितना मोल किसके कितने मोल्स के साथ रिएक्ट होके क्या बन रहा है। कार्बन का 1 मोल लेकिन कार्बन एटम्स का 1 मोल, O2 का 1 मोल लेकिन O2 मॉलिक्यूल्स का 1 मोल रिएक्ट होके बना रहे हैं 1 मोल ऑफ CO2। तो अब आपको मोल्स पता है, कैन यू कन्वर्ट दीज मोल्स इनटू मास? हो सकता है क्या? मास में कन्वर्ट करो इनको, सिंपल है ना। मोल्स का एंड मास का रिलेशन क्या है? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल आपके पास हो तो उसका मास कितना आता है? उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट इतना। अगर 1 मोल एटम का हो, किसी एलिमेंट के एटम का, तो उसका मास आता है उसके एटॉमिक वेट इतना। एंड 1 मोल अगर किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का हो तो उसका मास आता है उसके मॉलिक्यूलर वेट इतना। यानी कि मोल को एटॉमिक वेट से, नंबर ऑफ मोल्स को एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके उन नंबर ऑफ मोल्स को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? उन नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस और नो? यस और नो? एवरीवन नोज दिस? हाँ या ना? बाकियों को पता नहीं होगा, लेकिन आपको तो पता Yes, है sir. कि 1 मोल का कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये तो Yes, एन sir. नंबर ऑफ टाइम्स देखा है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको भाई? 1 मोल कार्बन को मल्टीप्लाई करोगे उसके एटॉमिक वेट से इनटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन से, और वो ग्राम में लेना पड़ेगा, प्लस 1 मोल ऑक्सीजन को कन्वर्ट करोगे वेट में। कैसे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 लेके, और इसके 1 मोल को कन्वर्ट करोगे कैसे? इसका मॉलिक्यूलर वेट लेके एंड इसके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्ट करना है मोल्स को मास में। अब एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन यानी कि कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल होता है, प्लस O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट के डबल। क्यों? O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो O2 मॉलिक्यूल का 1 मोल हो तो हम लोग मानेंगे 1 मोल O2 मॉलिक्यूल का मतलब 2 मोल ऑक्सीजन एटम के। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट डबल कर दिया, O2 का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, तो ट्वाइस इनटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये करके O2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे करेंगे क्या? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कार्बन का एटॉमिक वेट एक बार एंड 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 2 बार, ऐसा लेके इनके एटॉमिक वेट की सम करके O2 का CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझा सबको ये कैसे कन्वर्जन करना है? समझा सबको ये? होप सो सबको समझा होगा। समझा सबको ये? किसी भी एलिमेंट के मोल्स आपके पास हो या किसी भी मॉलिक्यूल के मोल आपके पास हो, उन मोल्स को एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके उन मोल्स को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। वही यहाँ पे मैंने किया है। हैव यू गाइस गॉट दिस? कर लो स्क्रीनशॉट इस पार्ट का। ये पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं मैं, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लग रहा है तो इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं। 1 मोल इंटू 12 ग्राम पर मोल, मोल मोल विल गेट कैंसल, प्लस 1
मोल इंटू कितना आएगा, ट्वाइस इंटू 16 ग्राम पर मोल। इसका कितना आएगा, 1 मोल इंटू 1 इंटू 12 ग्राम, ये 12 ग्राम कार्बन का है, प्लस 2 इंटू 16 ग्राम, कितना आया, कितना आया, 12 ग्राम प्लस मोल मोल कैंसल, 32 ग्राम, 1 मोल इंटू कितना आया, 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 डायरेक्टली लिख दूं, कितना आया, 12 किसका आया, कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44 ग्राम पर मोल, मोल मोल कैंसिल। इनका सम करके देखो कितना आया, इनका सम करके देखो कितना आया, टोटल 44 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन का टोटल मास आया 44, एंड इसका मास कितना आया, बन रहे CO2 का, उसका भी 44 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या आया, टोटल मास ऑफ क्या आया, प्रोडक्ट, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट हुआ उतना ही मास क्या बन गया, उतना ही मास क्या बन गया, प्रोडक्ट का बन गया। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, एंड यही है मैथमेटिकल वे टू टेल व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मैथमेटिकल स्टेटमेंट यही है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास कॉन्जर्व होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या, आप लोग जनरेट भी नहीं कर सकते, आप लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यानी कि टोटल मास जितना होगा किसी भी प्रोसेस में वो उतना ही रहेगा, वो प्रोसेस जब एंड हो जाएगी एंड फाइनली प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तब भी मास लॉस नहीं होगा, मास बढ़ेगा भी नहीं। इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा। यही मैथमेटिकल वे है टू टेल व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हैव यू गॉट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, सबको sir. समझा गाइस, सबको समझा? आई एम आस्किंग एवरीवन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. एवरीवन। आदित्य, सार्थक, हर्ष, गौरव, तनय, Yes, करण, sir. तनय तो नहीं है, संस्कृति, Yes, sir. सानिका, समर्थ, Yes, कुशल, sir. कौस्तुभ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको शामवी समझा? वैभवी, Yes, sir. वैभवी, हैव यू गॉट दिस? वैभवी कुछ समझा? वेदांत समझ में आया? ओके, तो Yes, sir. इस पार्ट को पहले लिखना है आपके नोटबुक में, इस पार्ट को बाद में लिखना है, लेकिन ये पूरे स्क्रीनशॉट को, इस बोर्ड के पूरे स्क्रीनशॉट को बाद में लिखना है। अब मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दूंगा, वो पहले लिखना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट करो, करो इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट करो रे। हो गया सर। सबका हो गया? श्रेयस एंड समर्थ जल्दी ज्वाइन करते जाओ रे, 8 बजे ज्वाइन करते हो, आधा घंटा लेट। श्रेयस एंड समर्थ, you guys have to join at 7:35 AM। कल से अगर लेट किया ना, बहुत मतलब क्या, आधा आधा घंटा, तो देखो। चलो हो गया सबका स्क्रीनशॉट? हो गया सबको, सबका स्क्रीनशॉट हो गया? संस्कृति कुछ समझा ना? संस्कृति, वेदांत कुछ समझ में आया ना? वेदांत, Yes, sir. वेदांत, वेदांत कुछ समझा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके। कुशल समझ में आया कुछ? कुशल, Yes, sir. ओके, ठीक है, रब कर देता हूं और फिर अब स्टेटमेंट देखेंगे, फिर अब स्टेटमेंट देखेंगे। ऑलरेडी आपको लॉ का एग्जाम्पल दिया है मैंने, एंड यही हर एक रिएक्शन में होता है, जो इस केस में हुआ वही हर एक रिएक्शन में होता है। जब भी आप क्या करोगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करोगे और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे, आपको क्या दिखेगा? इक्वली दिखेगा, आपको इक्वली दिखेगा। एंड दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टेटमेंट तो आपकी बुक में अलग है, स्टेटमेंट तो आपकी बुक में अलग है। क्या स्टेटमेंट है आपकी बुक में?
उसका मीनिंग हम लोग क्या लेंगे ये बताता हूं। तो अब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? लुक एट द स्टेटमेंट गाइस। स्टेटमेंट सिंपल है लेकिन उसका मीनिंग हम लोगों ने मैथमेटिकल वे में ऑलरेडी थ्रू एन एग्जांपल ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल मीनिंग एंड इलिस्ट्रेशन देखा है। तो स्टेटमेंट है क्या? स्टेटमेंट इज लाइक दिस। केमिकल रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब आपके स्टेट बोर्ड के बुक में थोड़ा अलग स्टेटमेंट होगा, एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा अलग स्टेटमेंट होगा। आपको वो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, आपको वो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। रेफरेंस में ऐसा है, रेफरेंस में ऐसा है, ड्यूरिंग a chemical process mass is neither created nor destroyed। ये तो क्रिएट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। इतना सिंपल स्टेटमेंट है। इसका मीनिंग हम लोग क्या लेंगे? इसका मीनिंग हम लोग क्या लेंगे? इसका मीनिंग है हमारे लिए, एक्सप्लेनेशन में लिख देता हूं, law means that during a chemical reaction mass of whole reacting system, पूरे reacting system का, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कॉन्जर्व होगा। अब ये कॉन्जर्व होगा इसका मतलब क्या? लिख के देता हूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ कॉमा टोटल मास ऑफ ऑल the reactant, all the reactants before reaction, before reaction, reaction से पहले जितना भी वे करके लिया है मास रिएक्टेंट का इज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल मास ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स आफ्टर रिएक्शन। दिस इज व्हाट विल हैपन। और आपको यही ऑब्जर्वेशन मिलेगा। अगर आपको टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आफ्टर रिएक्शन, ये मिल गया, ये कंडीशन मिल गई, आपने कैलकुलेट करके देखा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देखा, वो इक्वल आ गए, तो ही समझना है लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड, तो ही समझना है। ये कंडीशन हो तो ही, then and then only law of conservation of mass holds true, and for every chemical reaction it's true। हर एक रिएक्शन के लिए यही रिलेशन ट्रू होता है। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? लॉ समझ में आया? लॉ समझ में आया? मैथमेटिकल कंडीशन लॉ की समझ में आई? ये तो नो। एंड ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो ही उस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है, यानी कि वो रिएक्शन हो रही है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है। अगर किसी रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ऐसी रिएक्शन ही नहीं होगी, या तो कुछ गलती आप लोगों ने कर दी कैलकुलेशन में, ऐसा उसका मीनिंग है। हैव यू गॉट दिस? समझा सबको? गाइस सबको समझा? Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, हैव यू गाइस गॉट दिस? Yes, sir. आया? चलो स्क्रीनशॉट Yes, करो sir. इसके। हाँ कर लो स्क्रीनशॉट सब लोग फटाफट। डू टेक द स्क्रीनशॉट।
डू टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? तो जरा आपको क्या, जरा आपको इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को देता हूं, जरा अपना दिमाग लगाओ। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ उसको इंटरप्रेट करके प्रॉब्लम को, ये कंडीशन उसके लिए ट्रू है कि नहीं, अगर ये कंडीशन उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए प्रॉब्लम के लिए ट्रू है, तो आपको जो भी दी गई क्वांटिटी है वो आपका लॉजिक यूज करके फाइंड आउट करनी है। तो इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम दे दूं क्या, एक थोड़ा दिमाग चलाने के लिए, ओनली वन सिंपल प्रॉब्लम दे दूं क्या गाइस? सिंपल प्रॉब्लम दे दूं? यस सर। ठीक है, तो रब कर दो, ये स्क्रीनशॉट हुआ हो तो रब कर दूं क्या रे? Yes, sir. ठीक है, और गाइस क्या कर लो, फ्रीक्वेंटली अपना ऐप जो है ना वो चेक करते रहो फ्रीक्वेंटली। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे बोलते रहो। 11th आवर पे क्या होता है, आपका ऐप चलना बंद हो जाता है, कभी कभी आप 2 या 4 अलग अलग डिवाइसेस से लॉगिन करने का ट्राई करते हो, वो ओपन नहीं होता। तो या फिर आप लोग ईमेल आईडी या जो भी डाला है आप लोगों ने, आपका नंबर वगैरह, यू यूज टू फॉरगेट दैट, पासवर्ड भूल जाते हो। तो ऐसा इन नंबर ऑफ टाइम उसी डिवाइस से लॉग इन करते हो, रेंज में नहीं होते हो और लॉग इन करते हो, तो वो क्या होता है, ऐप कंफ्लिक्ट हो जाता है, एरर आ जाता है। तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए कंटिन्यूअसली लॉग इन करते रहो, मतलब दिन में 1 बार 2 बार देखते रहो। मैं तो लॉग इन ही रहता हूँ, मेरे डिवाइस को कभी प्रॉब्लम नहीं आया। इनफैक्ट आई एम यूजिंग दी ओल्ड डिवाइस, 4 साल पहले का फोन यूज कर रहा हूँ मैं अभी भी, मतलब उसकी रैम तो बहुत कम है, उसकी स्पेस भी बहुत कम है। तो आपके जो मॉडर्न डिवाइसेस है आज के डेट में आप लोगों ने अभी खरीदे हुए, उनसे तो मेरा डिवाइस बहुत पुराना है, स्टिल ऐप इज वर्किंग वेरी गुड ऑन दैट। तो आपके ऐप आपके मोबाइल में तो अच्छी ही है, तो आपके मोबाइल में तो वर्क होना ही चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप रेक्टिफाई करो, लॉग इन होते रहो, लेक्चर्स देखते रहो, तो वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलो एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, प्रॉब्लम देखो, जरा ध्यान से पढ़ो प्रॉब्लम एंड ट्राई करो सॉल्व हो तो। 0.22 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन आई हैव सेड। क्या कहा मैंने, हाइड्रोकार्बन। जब मैं हाइड्रोकार्बन कहता हूं उसका मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन विद ऑक्सीजन, किसके साथ कंप्लीट कंबस्ट किया, ऑन कंप्लीट कंबशन। अब कंबशन किया हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होता है, तो कार्बन का बनेगा CO2, हाइड्रोजन का बनेगा वाटर बाय डिफॉल्ट, यस और नो। तो ऑन कंप्लीट कंबशन क्या देता है, विद ऑक्सीजन बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उन लोगों ने बता दिया विद ऑक्सीजन, ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन के साथ ही कंबशन होता है। ठीक है, गेव क्या दिया, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 0.44 ग्राम CO2. Show that results are in accordance with law of conservation of mass, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप कहोगे 0.22 ग्राम किसका दिया है, हाइड्रोकार्बन का। तो आपको क्या करना है गाइस, इस केस में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है ये प्रूव करना है। आपको एटॉमिक वेट तो पता ही है, फिर भी दे देता हूँ, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, दैट्स इट। ये एटॉमिक वेट्स है, क्यों काम आएंगे, मोल्स को कन्वर्ट करने में, किसमें, मोल्स को कन्वर्ट करने में, किसमें कन्वर्ट करने में,
मोल्स को कन्वर्ट करने में, मास में, मोल्स का मास में कन्वर्जन करने के लिए, या फिर क्या वेट्स वगैरह, मॉलिक्यूलर वेट्स वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर है तो उनके मॉलिक्यूलर वेट तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। सो बेसिकली आप लोग पहले गिवन लिखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, वाटर एंड ऑक्सीजन ये जो कंपाउंड है इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालो एटॉमिक वेट्स का यूज करके, इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालो एंड फिर सोचो कि किस तरीके से गिवन डेटा के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है, ये प्रूव किया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं कर सके तो मैं आपको करके दूंगा कल, ठीक है? ये आपका आज का होमवर्क है गाइस, ठीक है? सो शैल आई स्टॉप ओवर हियर? आज बंद कर दूं लेक्चर यहीं पे, स्टॉप कर दूं गाइस? शैल आई स्टॉप गाइस? आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, तो और एक चीज, जिन लोगों ने एडमिशन नहीं किया है ना, ये नए आए हुए 7 या 1 वीक से ज्यादा जो लोग बैठे हैं उनके लिए ये नोटिस है कि 2-3 दिन में गाइस एडमिशन कर लो। बाकी जो नए आए हैं, मतलब अभी आए हैं 1-2 दिन पहले, उनके लिए 7 days आर देयर, 7-8 दिन के बाद वो कर ले। लेकिन जो 7-8 दिन से पहले आए थे उनको क्या कहना है कि उनको एज अर्ली एज पॉसिबल अपना एडमिशन कर लेना है, ठीक है? बाय एवरीवन, कल मिलते हैं फिर, चलो बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय Bye, एवरीवन, sir. चलो मिलते हैं।